ठीक है। तो अब जब आप ये जान गए हो कि आपने सुपर एलिवेशन क्यों किया था, तो कुछ बेसिक केसेस की बात करते हैं कि सुपर एलिवेशन में और क्या क्या आपको समझ में आया है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन से क्या मतलब है मेरा बोलने का, और क्या क्या एक्सप्रेशन आता है, और एक्सप्रेशन से कैसे हम पता कर पाएंगे कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं, और कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पता करेंगे, वो बात बोल रहे हैं। ठीक है, सुपर एलिवेशन बोला, जैसे ही मैंने आपसे सुपर एलिवेशन बोला, आप तो तैनात थे, आपने क्या किया, ये बना दिया अपना वही आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू इनर एज रेज कर दिया। ठीक है, तो मैंने बोला इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए ही बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला बना लो अपनी गाड़ी, तो आपने अपनी गाड़ी बना ली यहाँ पे, आपने अपनी गाड़ी बना ली यहाँ पे, तो अपनी गाड़ी बोलती है, देखना जरा यहाँ पे, आपने अपनी गाड़ी बनाई और ये गाड़ी ऐसे कुछ आपको दिख रही है, देखना जरा यहाँ पे, ये गाड़ी आपकी ऐसी कुछ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपकी गाड़ी। ठीक है, ये है आपकी गाड़ी। ठीक है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला ये जो है हमारा टायर ए है, ये जो है हमारा टायर ए है, ये हमारा टायर ए है, और ये हमारा टायर बी है। ठीक है, मैंने बोला इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करी थी आपसे पहले भी, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की अगर कोई आपसे बात करेगा तो इसको आप स्मॉल बी बोलोगे, इसको आप स्मॉल बी बोलोगे। मैंने बोला यहाँ पे वेट की कोई बात करेगा, पहले यहाँ पे रिएक्शन बता देता हूँ, टायर के ऊपर जो रिएक्शन लग रहे होंगे, टायर के ऊपर जो रिएक्शन लग रहे होंगे इसको आप आर ए रिएक्शन बोलोगे, और यहाँ से जो रिएक्शन लग रहा होगा आपका टायर के ऊपर उसको आप क्या बोलोगे, आर बी रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, मैंने बोला इसका जो वेट लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। मैंने बोला जो इसका वेट का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, ये है आपका वेट। ठीक है, मैंने बोला अगर कोएफिशिएंट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करी आपसे, मैंने बोला यहाँ पे अगर मैंने आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। मैंने बोला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आपका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, और जिसको आप क्या बोल रहे होगे, पी बोल रहे होगे, जिसको आप पी बोल रहे होगे। मैंने बोला अगर इस फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट की बात करेगा कोई आपसे, तो ये जो होगा वो पी कॉस थीटा के बराबर होगा। अगर इसके वेट के कंपोनेंट की बात करोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बात करोगे, तो ये जो W है यहाँ पे वो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर इस डायरेक्शन में बात करूँगा उसका तो वो आपको W cos थीटा देखने को मिलेगा, W cos थीटा देखने को मिलेगा। और अगर इस P के कंपोनेंट की बात करूँगा मैं आपसे, इस P के कंपोनेंट की मैं आपसे बात करूँगा, तो इस डायरेक्शन में जो P का कंपोनेंट मिलेगा इट इज़ P साइन थीटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसके वेट का जो कॉम्पोनेंट है वो लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, बोला वो W साइन थीटा लग रहा होगा, वो W साइन थीटा लग रहा होगा। ये सारी बातें आपने देखी। ठीक है, मैंने बोला यहाँ से आप भूल जाओ, यहाँ से आप भूल जाओ कि मैं हमेशा जब भी बात करूँगा, मैं हमेशा आपसे जब भी बात करूँगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में, मैं आपसे जब भी बात करूँगा तो मैं आपसे ये बात करूँगा कि जब भी आपसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में बात होगी तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं उसको हम लोग कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे, उसको हम लोग कंसिडरेशन में इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम लोग कभी भी सुपर एलिवेशन के टाइम पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे तो कौन है, तो हम लोगों ने बोला कि आज के बाद अगर आपसे बोला जाएगा सुपर एलिवेशन के लिए कोई भी बात बोली जाएगी तो आप यही बात को याद रखोगे, कि हमेशा
आपका जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो भी आपकी गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो पूरा का पूरा कौन काउंटर एक्ट कर रहा होगा? वो पूरा का पूरा काउंटर एक्ट कर रहा होगा आपका सुपर एलिवेशन। पूरा का पूरा कौन काउंटर एक्ट कर रहा होगा? मैंने बोला सुपर एलिवेशन आपका काउंटर एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर आपसे डेफिनेशन बोलता है कोई कि डेफिनेशन बताइए, किसके बारे में डेफिनेशन की बात कर रहे हैं आपसे, तो बोला डेफिनेशन की बात करता है कोई आपसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के डेफिनेशन की बात करता है, तो आप बोलोगे यार इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन बोलती है, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की डेफिनेशन की बात करता है, कोई आपसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के डेफिनेशन की बात करता है, तो आप इजीली बोल पाओगे कि रेजिंग, जो हम लोग आउटर एज को रेज कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो आउटर एज को रेज कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन काउंटर एक्ट कर रहा है? इज टोटली काउंटर एक्टेड बाय सुपर एलिवेशन विदाउट कंसिडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो देखो अगर मैं चाहूं ना एक्सप्रेशन तो आपको 1 मिनट में बता दूंगा, और आपको समझ में भी आ जाएगा एक्सप्रेशन की कहानी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं उस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ना कहानी से ज्यादा मजा आएगा जो अब हम बात करने वाले हैं। एक्सप्रेशन तो क्या ही है, रट लेगा कोई, एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मजा है वो है कि आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में। तो चीजें क्या बोलती है? ये बोलती है चीजें कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या कर रहे हैं आप, कि आप ये सुपर एलिवेशन तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटरएक्ट हो रहा है उसको आप 0 कंसिडर कर रहे हो। उसको आप कितना कंसिडर कर रहे हो? उसको कंसिडरेशन में ले ही नहीं रहे हो। मतलब इफेक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is taking as 0. Fine. So it means the whole centrifugal force is counteracted by ओनली एंड ओनली सुपर एलिवेशन। तो वो आपको यहां पे देखने को मिला, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं आपसे, मैं आपको यहां पे कुछ बेसिक हम लोग पहले बेसिक इक्वेशन लिखते हैं, कुछ बेसिक इक्वेशंस लिखते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं अलोंग द सरफेस बात करूंगा तो अलोंग द सरफेस में बोल सकता हूं आपसे कि पी कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आपका डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर होगा। पी कॉस थीटा किसके बराबर? डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सेकेंड इक्वेशन बोलती है, अगर देखोगे यहाँ पे रिएक्शंस की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन है टायर ए पे और टायर बी पे, वो किसके बराबर होगा? जो भी टोटल वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस लग रहा होगा, तो वो कौन है? वो है पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे आर ए रिएक्शन है टायर ए प्लस रिएक्शन है टायर बी इज इक्वल टू किसके बराबर? तो आपने बोला वो पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर, वो पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपने देखा, देखो जरा यहाँ पे आपने देखा कि अब कौन है आपके, ये 2 इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, ये 2 इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर और आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा के बराबर। ये 2 इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब देखो जरा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ यार मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप ना क्या करो, मोमेंट ले लो, आप ना क्या करो, आप मोमेंट ले लो, क्योंकि आपको तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है, आपको तो एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि क्या फायदा हुआ हमको और क्या नुकसान हुआ अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले। एक और बहुत गजब सी चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया हूं और मैं यहीं पे आपको वो बात को क्लियर करूंगा। एक और बहुत बहुत प्यारी सी बात है जो मैंने कहीं पे आगे मिस करी है, क्योंकि मैं सेम टाइम पे वो लेक्चर बना रहा था जब हम लोगों ने कब बात करी थी, जब हम लोगों ने सुपर एलिवेशन को 0 कंसिडर किया था हॉरिजॉन्टल एंगल में जब बात करी थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल में जब हम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे थे तो हमने उसको 0 कंसिडर किया था, उसको यहाँ पे वापस से कंक्लूड करूंगा। तो देखो जरा यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं बोलता हूं आपको टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ये टायर बी के अबाउट हम मोमेंट लेने को ट्राई करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग मोमेंट अबाउट टायर बी के अबाउट हम मोमेंट लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, b/2,
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा b/2। आपको बताइए ये CG से अगर हाइट पूछेगा तो ये स्मॉल h के बराबर रहेगी। ये CG से हाइट पूछेगा तो ये किसके बराबर रहेगी? स्मॉल h के बराबर रहेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि अब देखो जब हम मोमेंट ले रहे हैं अबाउट टायर B, अगर हम मोमेंट ले रहे हैं तो कैसा होगा, तो क्या होगा वैल्यूज, तो मैं बोल रहा हूँ देखो जरा यहाँ पे पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन इसको, इस पूरी गाड़ी को कौन कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, कौन कौन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं उनकी बात करता हूं। तो देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है P cos थीटा, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है P cos थीटा जो इसको रोटेट करना चाहता है, P cos थीटा इसको रोटेट करना चाहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी देख रहे थे हम लोग, क्या बोला मैंने आपको कि कौन कौन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और कौन कौन इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, वो देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने बोला लेते हैं हम लोग, पहले लेते हैं कौन कौन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो मैंने बोला ध्यान से देखो इसको, मैंने बोला ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो इसको, कौन कौन इसको रोटेट करना चाह रहा होगा वो बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना बस, कौन कौन रोटेट करना चाह रहा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन लोगों को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो मैंने बोला ये पिंक कलर लेता हूँ तुम लोग के लिए, तुम्हारा फेवरेट। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे ये जो है, ये जो P cos थीटा है, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट B के अबाउट मैं मोमेंट लूंगा, अगर इस पॉइंट B के अबाउट मैं मोमेंट लूंगा तो ये जो P है ये इसको रोटेट करना चाह रहा होगा, कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो मैंने बोला ये P जो है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा और उसकी वैल्यू कितना होगा, P cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय H। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं पहले। तो मैंने बोला देखो यहाँ लिख दिया मैंने आपसे P cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ और कौन इसको रोटेट करना चाह रहे होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने बोला एक ही था P cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय h जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। इसके लिए बात कर लेते हैं RA जो है ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। देखो रिएक्शन RA यहाँ से हम लोगों ने बात करी तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू है इट इज RA मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक है, तो प्लस RA मल्टीप्लाइड बाय B, प्लस RA मल्टीप्लाइड बाय B। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन कौन इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देखो यहाँ पे ये इसको इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाह रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करना चाहता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग ले लेते हैं डार्क ब्लू, पर्पल, ये कलर लेते हैं। तो देखो जरा अब इसको कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो मैंने बोला देखो ये W sin थीटा है, अगर ये इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट बताएंगे तो ये इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू W sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h, W sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से कैरियज वे तक का वो स्मॉल h के बराबर है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h के बराबर है। ठीक है, प्लस और कौन है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला ये जो इसका वेट का जो कंपोनेंट है, इसका वेट का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट है, वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा होगा। तो वो कितना हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये b/2 है, इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा P sin थीटा प्लस W cos थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय b/2, ठीक है, तो आपने ये देखा। तो अब आपको उस फिगर का नीड नहीं है, अब आपको ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है बस। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो देखो जरा यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा होगा। इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, इट इज़ P cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय H प्लस, ठीक है, अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं। मैंने बोला एक और चीज़ देखते हैं, जरा देखो जरा यहाँ पे, क्या आपको ये पता है, रुकना जरा, इसको हटाओ। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन। अगर हम मोमेंट ले रहे हैं किसके अबाउट, अगर हम टायर बी के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, क्या आपको वो दो इक्वेशंस याद हैं जो आपने निकाली थी? ये जो दो इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस को याद करो। ये दो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल थी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को भी ध्यान में रखता हूँ, P cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा, तो आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, इसको इक्वेशन नंबर 1 को उठा के यहाँ पे पुट कर दो,
इक्वेशन नंबर 1 को उठा के यहाँ पे पुट करोगे, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो आप बोलोगे, देखो जरा यहाँ पे पी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। तो आपने बोला देखो जरा यहाँ पे पी कॉस थीटा की जगह डब्ल्यू साइन थीटा रख दो, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच, और इक्वेशन के इस साइड भी आपको यही दिख रहा है डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच। इसका मतलब आप इससे डब्ल्यू कॉस थीटा इंटू एच से डब्ल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास कौन बचा है? आपके पास बचा है आर ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू, अब देखो जरा इसको देखो जरा ध्यान से, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। इसको देखो जरा यहाँ पे पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये तो यही है क्या, पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू कॉस थीटा। तो आपने क्या किया, इसकी जगह पुट कर दिया आर ए प्लस आर बी, इसकी जगह पुट कर दिया आर ए प्लस आर बी। तो आपके पास बचा है आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी बाई टू, मल्टीप्लाइड बाय बी बाई टू। तो आपने देखा कि आपके पास बचा हुआ है आर ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसको बुला लो यहाँ पे माइनस आर ए मल्टीप्लाइड बाय बी बाई टू इज इक्वल टू आर बी मल्टीप्लाइड बाय बी बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी ये हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी बाई टू इज इक्वल टू आर बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी बाई टू। तो बी बाई टू से बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कौन बचेगा? आपके पास बचेगा आर ए इज इक्वल टू आर बी के बराबर। आपके पास कौन बचेगा? आर ए इज इक्वल टू आर बी के बराबर। तो आपने देखा आर ए इज इक्वल टू आर बी आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ये एक्सप्रेशन ही मैं आपको निकाल के दिखाना चाह रहा था, ये एक्सप्रेशन ही मैं आपको निकाल के दिखाना चाहता था, और इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो वो बात करना चाहता हूं मैं आपसे। तो इस एक्सप्रेशन से आपको ये चीज समझना है, देखो जरा यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन से सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो भी रिएक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा, मैंने बोला जो भी रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है आर ए और जो भी रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है आर बी, वो दोनों रिएक्शन बराबर होंगे, वो दोनों रिएक्शन बराबर होंगे। आर ए जो है वो आर बी के बराबर होगा, लेकिन किस केस में? ओनली व्हेन होल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटरएक्टेड बाय सुपर एलिवेशन ओनली। तो मैंने आपको इसीलिए डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखवाई थी, कहीं पे भी मैंने आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नहीं लिखवाई इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की, सिर्फ इतना बता दिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बस इतना सा बता दिया था आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के बारे में। तो अब आपको मैं डेफिनेशन बोलता हूं, और अब आपको बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन की बातों को समझ में आएगी कि मैं डेफिनेशन से आपको क्या बोलना चाह रहा था। तो देखो जरा यहाँ पे, कोई आपसे बोलेगा कि डेफिनेशन की बात करिए, बोला कोई आपसे बोलेगा कि डेफिनेशन की बात करिए, किसके लिए डेफिनेशन की बात करिए? इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के डेफिनेशन की बात करिए। तो आप बोलोगे कि यार, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के डेफिनेशन के बारे में आपसे कोई बात करेगा, तो आप बोलोगे इफ entire super elevation, if entire centrifugal force is counteracted by if entire centrifugal force is counteracted by super elevation only without considering friction या फ्रिक्शनल फोर्स विदाउट कंसिडरिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो बोला डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इफ इंटायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटरएक्टेड बाय सुपर एलिवेशन अलोन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज 0, then pressure at inner and outer tire pressure at inner and outer tire is equal। ठीक है, तो एक बात को अब आपको ध्यान में रखना है,
इस बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो, इस बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। आपकी डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है, अब सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को सुनो। मैंने बोला अगर आपका सेंट्रीफ्यूगल, अगर आपका पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन काउंटरएक्ट कर रहा है, कौन काउंटरएक्ट कर रहा है, केवल और केवल सुपर एलिवेशन काउंटरएक्ट कर रहा है, और आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जीरो कंसीडर करा है, और आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को क्या कंसीडर करा है, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कितना कंसीडर करा है, जीरो कंसीडर करा है, तो आपका जो रिएक्शन होगा एट टायर ए एंड टायर बी वो हमेशा बराबर होगा। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन लिख के नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा कि यार, वो आपसे क्या बोलेगा, वो बोलेगा रिएक्शन एट टायर ए इज इक्वल टू रिएक्शन एट टायर बी। तो क्या आप ये सुन के रिएक्शन एट टायर ए इज इक्वल टू रिएक्शन एट टायर बी, ये सुन के क्या आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात हो रही है? तो आपको समझ में आना चाहिए ये बात। सिर्फ इसलिए ये डेरिवेशन कराया मैंने आपको कि आपको ये सुनते से ही समझ में आना चाहिए कि अगर उन्होंने बोला रिएक्शन एट टायर ए इज इक्वल टू रिएक्शन एट टायर बी, तो वो आपसे किसकी बात करना चाह रहा है, वो ये आपसे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, पहली बात तो ये, या वो ये बोल दे कि अब भाई the whole centrifugal force is counteracted by super elevation only. The whole centrifugal force is counteracted by super elevation only. Then also you should consider that he is talking about equilibrium super elevation. And if he is talking about equilibrium super elevation, it means the reaction at both the tires are same. Then you will consider coefficient of friction as 0. तो अगर देखो मेरे को आपको सिर्फ ऐसे ही रटाना होता, तो मेरे को अगर आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रटवाना है तो मैं आपको बोल दूंगा कि रटवाना तो बहुत ही आसान है। तो देखो आप ये जानते हो कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आपसे कोई भी बात करता है तो आप बोलते हो कि E प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 127R, ये जानते हो। E प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 127R। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आर में, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आर में है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन से हटके उन्होंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आप जीरो कंसिडर कर लो, तो आप बोलोगे E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बोला कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127R के बराबर। E इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 127R के बराबर। और यही है, अगर आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम, अगर आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाल के बताओ, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम, दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। यहां पर भी वेलोसिटी आपकी kmph में है, kmph में, और जो रेडियस है वो मीटर में, और जो रेडियस है वो मीटर में। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। बस यही बेसिक आइडिया अगर आपको है, आप लैंग्वेज को अगर समझ पा रहे हो तो आप गेट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको तो आइडिया है ना यार। आपसे पूछा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, आपने बता दिया R इक्वल टू RB, और बोल दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0 एंड द होल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंटरएक्टेड बाय सुपर एलिवेशन ओनली। तो दिस इज द वे हाउ यू नीड टू डील विथ सच काइंड ऑफ इक्वेशंस और सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, तो यही तरीका है आपको कैसे निकालना है E प्लस एफ। ठीक है, मैंने आपको बोला था एक बेसिक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया हूं, उसी को मैं आपसे कंक्लूड करना चाहता हूं, उसी को मैं आपके साथ कंक्लूड करना चाहता हूं। वो कंक्लूजन ऐसा है, देखो हमने आपने पिछले लेक्चर्स में या कभी देखा होगा, क्योंकि आपको लेक्चर वाइज मिलेगा ये वीडियो, तो अभी तो मैं एक साथ आपके लिए शूट कर रहा था, तो इसीलिए देखो जरा यहाँ पे मेरे को याद था कि अगर यहाँ पे आपसे बात कर रहे थे हम, अगर आपसे यहाँ पे बात कर रहे थे, कब की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जब मैंने आपको ये बोला था कि इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व व्हेन सुपर एलिवेशन इज 0। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, और सुपर एलिवेशन अगर आपने 0 प्रोवाइड कर रखा है, तो आपको ये बताना था कि जैसे आपने रिएक्शन एट टायर ए एंड टायर बी आपने वहां पे कैलकुलेट किया, तो आपने बोला जब भी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात हुई तो आपने RA इक्वल टू RB बोला। लेकिन अगर आप सुपर एलिवेशन को 0 कंसिडर कर रहे हो, अगर आप सुपर एलिवेशन को मैंने क्या बोला, अगर आप सुपर एलिवेशन को 0 कंसिडर कर रहे हो तो आपको बात समझ में आएगी। अगर आप सुपर एलिवेशन को 0 कंसिडर कर रहे हो तो आपको यह बात समझ में आएगी कि देखो, अगर मैंने बोला RA इज इक्वल टू RB हो गया, और अगर आप सुपर एलिवेशन को 0 कंसिडर कर रहे हो तो आप बोलोगे, अगर आप मतलब फ्लैट ग्रेडियंट पे बात कर रहे हो, तो रिएक्शन एट RA विल नेवर बी इक्वल टू RB।
रिएक्शन एट आर ए विल नेवर बी इक्वल टू आर बी, तो आपका रिएक्शन जो आर ए आर बी के बराबर नहीं होगा, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फिर क्या होगा, तो आप बोलोगे देखो अगर यही बात करना है उनको हमसे तो हम कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, हम वो बात तो कर लेंगे, उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कैसे शो करेंगे उसकी बात कर रहा हूं मैं, हम कैसे शो करेंगे उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अगर हमसे कोई बात कर रहा है यहाँ पे रिएक्शंस की बात करेगा व्हेन सुपर एलिवेशन इज 0, तो हमको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये गाड़ी ओवरटर्न भी इसी डायरेक्शन में अबाउट पॉइंट बी होने वाली है, ये गाड़ी भी अबाउट पॉइंट बी होने वाली है। इसका मतलब उस वर्ज पे अगर मैं बात करूं, कौन से वर्ज पे बात करूं, कि जस्ट हमारी गाड़ी ओवरटर्न होने ही वाली है, उस वर्ज पे अगर मैं बात करूं कि जस्ट हमारी गाड़ी ओवरटर्न होने वाली है, तो आप बोलोगे कि रिएक्शन एट टायर बी, reaction at tire B will always be greater than reaction at tire A when vehicle is moving in a horizontal curve। तो ये आपका रिएक्शन ऐसे शो कर रहा हूं मैं आपको, और ये रिएक्शन आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैंने बोला ये कौन है, ये RB है और ये आपका RA है। तो आप बोलोगे हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल कर्व में आप मूव कर रहे होगे तो आप हमेशा बोल पाओगे कि RB शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन RA, ठीक है, RB इज ऑलवेज ग्रेटर देन RA। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि RA इज इक्वल टू 0। RA 0 कब होगा, जब आप बोलोगे when our vehicle is just at the verge of overturning, is just at the verge of overturning। तो आप बस ओवरटर्न होने ही वाला है, जस्ट एज द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, आपका जो व्हीकल है वो जस्ट ओवरटर्न होने वाला है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आर ए और आर बी में बात करी, आपने बोला आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, ठीक है। तो इस बात को मैंने यहाँ पे आपके साथ कंक्लूड करा है। और अच्छी बात यह है कि आज आप ये भी जानते हो कि यहाँ पे अगर आर बी ग्रेटर देन आर ए है तो आपने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में केवल सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करके आपने दोनों के रिएक्शन को सेम करवा लिया है, ठीक है, दोनों के रिएक्शन को सेम करवा लिया है। चलिए, अगर ये बात समझ में आई आपको, तो एक और नई बात पे बात करते हैं, एक और नए टॉपिक पे बात करते हैं आपके साथ, बात करते हैं। और नया टॉपिक बोल रहा है आपको when our vehicle is in stop position, अगर हमारा व्हीकल स्टॉप पोजीशन में है तो हमको व्हीकल हमारा कैसा दिख रहा होगा, तो हमको क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, वो बात कर रहा हूं मैं आपसे। व्हेन आवर व्हीकल इज इन स्टॉप पोजीशन तो हमको कैसा व्हीकल, क्या क्या एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। गेट में तीन बार सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको मैं मानता हूं। वैसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट, हर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट पे बात आती है, ठीक है। तो हर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके कॉन्सेप्ट पे बात आती है, और मेरे को लगता है कि ये बात सबको पता होना चाहिए और इसमें कुछ खास नहीं है। बस मैं आपको 2 मिनट में इस बात को कंक्लूड कर सकता हूं। तो देखो आप जरा यहाँ पे जब सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हो तो ये है आपका सुपर एलिवेशन जो आपसे वो बात करना चाहते हैं, ये है आपका सुपर एलिवेशन जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये लो, ये आपका सुपर एलिवेशन जिसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, मैंने बोला ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, दिस इज योर व्हीकल, दिस इज योर व्हीकल, दिस इज योर व्हीकल, दिस इज योर व्हीकल, फाइन। अब आप क्या कर रहे हो इस पे, ये है व्हीकल आपका, ठीक है। आपसे बोला गया, आपसे ये बोला गया कि ये व्हीकल जो है वो स्टॉप कंडीशन में यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपसे बोला गया कि ये जो व्हीकल है वो यहाँ पे स्टॉप कंडीशन में खड़ा हुआ है। अगर वो यहाँ पे स्टॉप कंडीशन में खड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारी बड़ी बातें हैं, इसका मतलब बहुत सारी बड़ी बातें हैं, और वो बड़ी बात क्या है वो समझने की कोशिश करो। मैंने बोला अगर ये स्टॉप कंडीशन में खड़ा है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो अगर वो स्टॉप कंडीशन में खड़ा है तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 के बराबर है। बहुत सही। मैंने बोला अगर ये स्टॉप कंडीशन में खड़ा है तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा,
इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, और जिसको हम बोल रहे हैं क्या है ये, W के बराबर जो है वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये है वेट का वेट। ठीक है, मैंने बोला इसके वेट का एक कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर हम बात करें, अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर हम बात करें, तो इसका जो वेट का कंपोनेंट है, इसका जो वेट का कंपोनेंट है वो यहाँ एक्ट हो रहा होगा, और उसको हम बोल रहे होंगे किसके बराबर, बोला W cos थीटा के बराबर है, जो आपका वेट का कंपोनेंट है ये एंगल थीटा। तो ये आपका W cos थीटा आपको ऐसा देखने को मिला। मैंने बोला इसका वेट का जो एक और कंपोनेंट है जो इसको नीचे ले जाना चाह रहा होगा, और उसको हमने बोला वो किसके बराबर है, बोला वो W sin थीटा के बराबर है, W sin थीटा के बराबर है। मैंने बोला अगर ये ऐसा स्टॉप्ड कंडीशन में खड़ी है, इसका मतलब यही बात है कि इस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो आपको देखने को मिला। ठीक है, कितना आसान है देखो, बस हम लोगों ने हर फोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जितना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट होते जाओगे उतना ज्यादा आपको बेसिक आइडिया लगते जाएगा कि यार है कुछ बात, मतलब वेट का कंपोनेंट, फ्रिक्शन, सारी बातें तो आपको फिजिकली दिख रही है यार कि हाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजों को देखा। अब मैं आपको बोलता हूं जब यहाँ पे बात हो ही रही है इतनी सारी, तो मैं बोलता हूं कि देखो जरा यहाँ पे, अब आप क्या करो, इनको बैलेंस कर दो। अब आप क्या करो, इनको कर दो बैलेंस। तो इनको हम बैलेंस कर देते हैं। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे एग्जैक्टली ये हो रहा है कि जब तक आपका W sin थीटा, जब तक आपका W sin थीटा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स के, तब तक आपकी गाड़ी स्टॉप्ड कंडीशन में खड़ी रहेगी। मैंने बोला ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने बोला जब तक आपका W sin थीटा छोटा रहेगा या बराबर रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तब तक आपकी गाड़ी वहां पे बराबर रुकी रहेगी, एल्स जैसे ही आपका वेट का कंपोनेंट ज्यादा हो गया इस फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो गाड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगी, वो अंदर की साइड, इनर एज की साइड स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, वो इनर एज की साइड स्लाइड कर जाएगी। तो आपने बोला यहां पे कि W sin थीटा, आपने यहां पे बोला W sin थीटा इज इक्वल टू, आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना था, तो आपने बोला इट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और यहां पे कोई भी आपसे नॉर्मल रिएक्शन की बात करेगा तो आप बोलोगे वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, बोला वो नॉर्मल रिएक्शन W cos थीटा के बराबर होगा। तो इट इज W sin थीटा शुड लेस देन इक्वल टू F इंटू W cos थीटा के बराबर। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो W से W कैंसिल कर दोगे, cos थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, तो आप बोलोगे कि tan थीटा शुड ऑलवेज बी लेस देन एंड इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर tan थीटा को आप E भी लिख सकते हो, आपको पता है, और यही आपका सुपर एलिवेशन एंगल है, तो आप इसको लिख सकते हो, कि E शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। E शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं उन बातों को भी याद रखना है आप लोग को, समझ रहे हो, क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछा गया था, E शुड लेस देन इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ये कौन सा फ्रिक्शन है, लेटरल फ्रिक्शन है। ठीक है, तो E शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू लेटरल फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट लिखना भूल गया हूं मैं यहाँ पे, तो लिख लेना कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। यही पूछा गया आपसे, 3 बार पूछा गया गेट में। क्या प्रॉब्लम है इसमें, यही है स्टेबिलिटी कंडीशन की, जब तक आपकी E की वैल्यू छोटी रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से, तब तक आपको सारी बातें समझ में आएगी, तब तक आप गाड़ी रोक के खड़े रहो, आराम से एंजॉय करो। लेकिन अगर आपका वेट का कंपोनेंट धीरे धीरे, लोग आपने रोड पे गाड़ी खड़ी कर ली इंक्लाइंड पे, अब आपका एक दोस्त आके बैठ गया, फिर 2 दोस्त आके बैठ गए, फिर 3 आके बैठ गए, 4 आके बैठ गए, जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम होते जाएगा और सटाक से स्लाइड कर जाएगी गाड़ी। समझ में आया ये बात, ठीक है। तो इस बात को अगर समझ में आई है तो पता है तुम लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ठीक।